हे गाइस, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 12 का सैंपल पेपर डिस्कस कराने वाला हूं। और मैं अभी आईआईटी आईएसएम धनबाद में बीटेक का थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। अच्छा, तो थिंकिंग स्टार्ट। A uniform electric field pointing in the x direction. Electric field is in the x direction, x, y. Let A be the origin. A point is the origin. B be the point on the x-axis at +1. मतलब B at a distance of 1 है. And C is a point on the y-axis at a distance of +1. Of C is this point. Then the potential at points A, B and C. A पर पोटेंशियल, B पर और C पर पोटेंशियल में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो एक स्टेटमेंट आप जानते होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। सो हियर B का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ B विल बी लेस देन पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C। तो पोटेंशियल ऑफ B विल बी लेस देन पोटेंशियल ऑफ A। तो ऑप्शन B is correct. So next question is this. A conducting wire connects two charged conducting spheres of radii R1 and R2. मान लीजिए ये रेडियस R1 का हो गया और ये R2 रेडियाई का एक मान लीजिए ये हो गया। सच दैट, अच्छा, ये एक वायर से कनेक्टेड है, ऐसे ये स्फेयर है connected such that they attain equilibrium with respect to each other. The distance of separation between two spheres is very large as compared to their radii. Let us suppose the distance is d, and it is given that d is very much larger than r1, r2. The ratio of magnitudes of electric fields at surfaces of the spheres of radii r1 and r2. यहाँ पर r1 पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए E12, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस वन इन ड्यू टू टू। मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम। तो ये अगर वायर से कनेक्टेड है तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब के पोटेंशियल सेम कैसे होगा, के Q1 बाई R1 इज इक्वल्स टू के Q2 बाई R2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E12 हो जाएगा के Q2 बाई R, के Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D ले लेंगे यहाँ से स्फेयर के सेंटर से, और ये R1 R2 तो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E12 हो गया। इसी तरह E21 निकलेगा के Q1 बाई D। अब इसका रेशियो पूछा है R1 स्फेयर्स ऑफ रेडियस R1 माने E12 बाई E21 इज इक्वल्स टू के और D तो कट जाएगा तो Q2 बाई Q1 आएगा, और Q2 बाई Q1 इज इक्विवेलेंट टू R2 बाई R1। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम चलते हैं। Along a straight wire of circular cross section of radius A carries a steady current I। ले लीजिए ये वाला सर्कुलर वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस है इसका ए, इसमें करंट जा रहा है यूनिफॉर्मली आई सब जगह से, मतलब टोटल मिला के आई जा रहा है। यूनिफॉर्म स्टेडी करंट, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बाई टू अबव द सरफेस ऑफ द वायर टू डेट ऑफ अ पॉइंट ए बाई टू बिलो इट्स सरफेस। मतलब यहाँ से ए बाई टू अबव, मान लीजिए पॉइंट P1 है और इससे ए बाई टू नीचे, मतलब सेंटर से ए बाई टू आगे, इसको मान लीजिए P2। ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए बाई टू, और ये टोटल हो जाएगा 3
a/2। मतलब ये जो रेडियस है, मान लीजिए, हाँ, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया 3a/2, और P2 का डिस्टेंस हो जाएगा a/2। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लगाएंगे क्या, एम्पियर्स लॉ। तो फ्लूइड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अंदर वाले में लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलर सा क्रॉस सेक्शन का ले लेंगे a/2 डिस्टेंस पर, और यहाँ पर b कांस्टेंट होगा इधर, हर एक यहाँ पर इस a/2 डिस्टेंस पर b कांस्टेंट होगा, तो b इंटू डी एल कितना होगा, 2 पाई इंटू आर। आर की जगह पर a/2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, यहाँ आई नेट होता है। इसके इस लूप के अंदर कितना करंट है, इस लूप के अंदर कैसे निकालेंगे, तो ये पता है कि पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 एरिया में आएगा कितना, आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये हो गया I/4, यानी कि I/4 यहाँ आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 2 से ये 2 कट गया तो 4 पाई ए। ये B मतलब P2 पॉइंट पे आ गया, तो BP2 लिख देते हैं। इसी तरह P1 निकालने के लिए फिर से एक हम फ्लूइड इंटीग्रल ले लेते हैं, मतलब एक ये वाला लूप ले लेंगे बाहर वाला। तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, तो टोटल आई आ जाएगा, इज इक्वल टू बी इंटू डी एल की जगह पर 2 पाई इंटू 3a/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये 2 से 2 गया तो बी एट पॉइंट P2 आ जाएगा, नहीं P1, ये P1 पे निकाल दें तो म्यू नॉट इंटू आई नेट डिवाइडेड बाई 3 पाई ए। अब पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव, मतलब इसका रेशियो डिवाइडेड बाई दिस, अबव वाला डिवाइडेड बाई बिलो। तो रेशियो बी P1/P2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 3 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई ए बाई म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई गया, पाई ए से पाई गया, 4/3, तो 4/3 ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, आप इसको अगर फॉर्मूला याद रखे हैं तो आप उसको फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, ऐसे आप डिराइव करके बना सकते हैं एम्पियर्स लॉ लगा के। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, अच्छा तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी वेव का किसी ऑब्स्टेकल से गुजरने पर वहां पर थोड़ा सा डेविएट होता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। या फिर किसी बहुत छोटे से एनक्लोजर से जब पास होता है तो ये थोड़ा डेविएट होता है, ऐसे पूरा स्ट्रेट नहीं जाता। वो साउंड वेव में तो होता ही है, क्योंकि अगर आप ऐसा तो नहीं है कि साउंड केवल स्ट्रेट में ट्रेवल करता है, आप कहीं बोल रहे होते हैं और अगर रूम है यहाँ पर तो इधर भी सुनाई देगा, यहाँ से अगर वेव निकल रहा है तो वो डेविएट हो रहा है। लाइट वेव्स में तो होता ही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में भी होता है, साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स, साउंड वेव में भी होता है, लाइट वेव में भी होता है। डी वाला करेक्ट, अच्छा ये सब करेक्ट है इसमें जो भी दे रखा है, तो कुछ भी आप इसमें डी वाला ज्यादा, जो दो ऑप्शन दिया है तो डी वाला को हम करेक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन जो डेविएशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, मतलब डिपेंड करता है कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना डेविएट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A capacitor consists of two parallel plates with an area of cross section this, ये दे रखा है एरिया is equals to 0.001 मीटर स्क्वायर, separated by a distance d दे रखा है 0.0001 मीटर। If the voltage across the plate varies at the rate of 10⁸ वोल्ट पर सेकंड, मतलब V by T दे रखा है 10⁸ वोल्ट पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर, आई डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आई कंडक्शन। डिस्प्लेसमेंट करंट नॉर्मल करंट के ही बराबर होता है।
तो आई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो सी वी बाई टी लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी हो गया ये, इंटू वी बाई टी। तो अब वी बाई टी का तो वैल्यू दे रखा है, ए पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी पता है, रख देंगे। ए का वैल्यू 0.001 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज पावर -12 डिवाइडेड बाई डी, डी का वैल्यू है 0.0001 इंटू वी 10 रेज पावर 8। अच्छा, अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं पता है तो सबसे फर्स्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है 8.854 इन 10 रेज पावर -12। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 इनके बाद डेसिमल है और ये 4 अंक का, यहाँ एक 10 रेज पावर आएगा, बस ये दोनों कट गया। जो जीरो था यहाँ बीच में 3 जीरो, तो इसके बदले एक हम यहाँ जीरो लगा दिए, तो बाकी इसका आंसर होगा 8.85 इंटू 10 रेज पावर, ये 8 + 1 9 में -12 बराबर -3, इतना एम्पियर, 8.85 इंटू 10 रेज पावर -3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इन एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट ईच, मतलब सब में 10-10 वोल्ट है। इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किट है द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एल है यहाँ, फिर सी है, फिर आर है, ऐसे, और सोर्स वोल्टेज होगा कुछ, लेकिन हमको क्या पता है सब जगह 10 है। तो मान लीजिए आई करंट जा रहा है, इसका होगा एक्सएल, एक्ससी और आर, पर वोल्टेज सबका बराबर है, मतलब आई ये वाला करंट इंटू एक्स सी बराबर आई इंटू एक्सएल बराबर आई इंटू 1 मिनट बराबर आई इंटू 1 मिनट। इरेज कर दिए इसको। हाँ, आई इंटू आर इज इक्वल टू 10 दे रखा है, आई से आई कटेगा तो एक्सएल बराबर एक्स सी बराबर आर आ गया। ये तीनों बराबर है, मतलब अगर हम जेड निकाले अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्सएल एक्स सी बराबर है तो केवल आ जाएगा जेड इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर आ गया, ये हो गया, अब जेड का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ से सोर्स वोल्टेज निकाले तो क्या होगा, आई इंटू आर, आई इंटू आर, होता क्या है आई इंटू जेड, और जेड का वैल्यू है आर, तो आई इंटू आर आ गया आपका सोर्स वोल्टेज, और आई इंटू आर ही तो 10 के बराबर है, मतलब सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट आ गया। अब क्या है नेक्स्ट केस में, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, मतलब जेड नेट जो आएगा, जेड जेड डैश अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी तो एक्सी खत्म, एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल बराबर आर है तो इसको लिख सकते हैं आर रूट टू। ठीक है, अब पूछा है क्या हमसे, इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, तो हमको आई डैश निकल जाएगा, आई डैश क्या होगा, आई डैश हो जाएगा सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड डैश, सोर्स वोल्टेज 10 है डिवाइड बाई जेड डैश कितना है आर रूट टू। अब पूछा क्या है हमसे, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, मतलब वी एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा आई डैश इंटू एक्स एल, आई डैश कितना है 10/r√2 और एक्सएल का भी वैल्यू आर ही है, ये कट गया तो बराबर 10/√2 आंसर, 10/√2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अच्छा, इंफ्रारेड रेज को हीट वेव्स भी बोलते हैं, हीट वेव्स। तो ये होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब 7 नंबर। रेडियो वेव्स रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। लाइट वेव्स इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे, तो लिखा ही है एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल।
हायर में चला जाता है, उसके बाद में नीचे धीरे धीरे आते रहता है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो एनर्जी अलग अलग रिलीज होते रहता है। तो इसमें से जो मतलब विजिबल रीजन में फॉल करता है वो लाइट देता है। और माइक्रोवेव क्लेस्ट्रॉन, ये वाला हो गया, क्लेस्ट्रॉन वाल्व से प्रोड्यूस होता है। ये सब डिवाइसेज होते हैं, माइक्रोवेव ओवन ये सब। तो इसमें ऑप्शन 1 का एस, 2 का पी, 1 का एस 2 का पी, ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।